तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र में काव्य प्रयोजन। तो काव्य प्रयोजन को लेकर के पाश्चात्य काव्य शास्त्र में विद्वानों के क्या-क्या मत रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। इससे पिछली वीडियो में आप लोगों ने जाना था काव्य प्रयोजन, भारतीय काव्य शास्त्र के अंदर जो आचार्य थे उन्होंने क्या बोला है काव्य प्रयोजन के बारे में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पाश्चात्य विद्वानों के बारे में। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में काव्य प्रयोजन को समझने के लिए आपको 3 चीज़ें समझनी होगी कि इन्होंने जो भी काव्य का प्रयोजन माना है, प्रयोजन से अर्थ है कि उसके फल से, यानी कि जो कविता हम करते हैं उसका उद्देश्य क्या है। तो कविता करने का उद्देश्य क्या है, इसको लेकर के 3 तरह के विद्वान हमें पाश्चात्य काव्य शास्त्र में देखने को मिलते हैं। जिसमें से सबसे पहले वो आचार्य हैं जो ये मानते हैं कि जो कविता या काव्य जो हम करेंगे उसका उद्देश्य क्या होगा, लोक मंगलकारी होगा, यानी कि लोगों के लिए करेंगे और उसके अंदर उनके हित की बातें होंगी। इसीलिए कहा गया इसे उपयोगितावादी या लोक मंगलवादी, ठीक है। और दूसरे प्रकार के जो आचार्य मिलते हैं जो कहते हैं कि कविता करने का जो उद्देश्य है वो क्या है, केवल आनंद की प्राप्ति है, कि आनंद की प्राप्ति के लिए हम केवल करेंगे कविता और उसके लिए नहीं करेंगे किसी और चीज़ के लिए। तीसरे प्रकार के जो मिलते हैं जो कहते हैं कि आनंद के लिए भी करना चाहिए और लोक मंगलवादी, दोनों का जो मिला-जुला रूप पाया जाता है वो तीसरे प्रकार के विद्वान हैं। तो इनके अंदर कौन-कौन से विद्वान आते हैं इसके बारे में जानना है और उन्होंने इसमें क्या कहा हम जानते हैं। एक बात को आपको ध्यान में रखने की है कि जब आपको ये तीनों चीज़ें पता लग जाएँगी तो इसके अंदर जो विद्वान आते हैं उसके बारे में लिखना बहुत ही आसान है, क्योंकि आप उन विद्वानों का ज़िक्र करेंगे और बता देंगे कि वो इस तरह की बातें करते हैं इसके अंदर की लोकवादी हित की। अब जब मैं आपको इनके मत बताऊँगा, इनके विचार बताऊँगा, तो आप पाएँगे कि लगभग एक जैसे विचार हैं और उसके अंदर केवल शब्दों का फ़र्क है। तो आइए एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि सबसे पहले जो प्लेटो है, प्लेटो बिल्कुल सिंपल कहते हैं कि कविता का जो उद्देश्य है, काव्य करने का जो उद्देश्य है, वो लोक मंगलकारी होना चाहिए, लोगों के हित में ही होना चाहिए। यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अब आएँगे रश्किन। तो ये क्या कहते हैं कि अधिक से अधिक जन समुदाय की अधिक से अधिक हित साधना। तो यहाँ पर आप देखेंगे केवल शब्दों का अंतर है। वहाँ पर उन्होंने बताया कि लोगों के मंगलकारी क्या है, लोगों का मंगल होना चाहिए, उनका कुछ फ़ायदा होना चाहिए कविता से, उनके हित में देख कर के करनी जानी चाहिए। यहाँ पर इन्होंने उसकी जगह क्या चुन लिया, जन समुदाय, अधिक से अधिक जन समुदाय। और आगे इन्होंने क्या रखा है दोबारा से कि दोबारा इन्होंने जो ऊपर जो शब्द थे अधिक से अधिक, इसको दोबारा यहाँ पर रिपीट किया है कि अधिक से अधिक जन समुदाय का अधिक से अधिक हित साधन होना चाहिए, उसका अधिक से अधिक हित साधन हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा समुदायों को क्या है भला हो सके। ये क्या होता है, कविता का इनका उद्देश्य होता है करने का। ये बात को रस्किन मानते हैं और प्लेटो। इसमें तीसरे जो विचारक आएंगे वो है टॉल्स्टॉय। ये कहते हैं कि कविता का जो उद्देश्य है वो आनंद नहीं है, ठीक है, उसका जो उद्देश्य है मानव की एकता को साधना है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि उन्होंने उसी जन समुदाय के हित को इन्होंने किससे जोड़ा, पहले आनंद को इन्होंने कहा कि आनंद उसका उद्देश्य नहीं है, तरीका देखिए आप किसे बदल के एक ही बात कही गई है, मानव एकता का साधन है। कविताएं क्या है, मानव को एक करने का साधन है, क्योंकि मानव की जो सह अनुभूति है कि जैसा आपको दुख होता है ठीक उसी प्रकार से दूसरे मानव को भी दुख होता है, तो जो अनुभूति है वो एक जैसी है। तो इसी अनुभूति को एक जैसा दिखा करके मानव के बीच में क्या आपसी संबंध बिठाते हैं कविता के माध्यम से और मानव में एकता स्थापित करते हैं। तो इससे भी आप देख पाएंगे कि कविता का जो उद्देश्य है एक तरीके से लोक मंगलकारी हो रहा है, कि लोगों का मंगल हो। तो ये 3 प्रकार के विद्वान आपको देखने को मिलते हैं लोक मंगलवादी में। दूसरे शब्दों में कहे तो उपयोगितावादी की कविता की क्या है, कुछ उपयोगिता है समाज के लिए। ठीक इसी प्रकार से दूसरे जो है आनंदवादी, जो ये मानते हैं कि कविता करने का जो उद्देश्य है एकमात्र वो आनंद है। तो लॉन्जाइनस से पहले जो भी कविताएं हो रही थी उनमें इनका मानना था कि जो कविता है वो शिक्षा प्रदान होनी चाहिए, उसमें शिक्षा मिलनी चाहिए समाज को कुछ ना कुछ। परंतु लॉन्जाइनस के बाद क्या हुआ कि उन्होंने आनंद को प्रधानता देने चालू करी कविता में, कि कविता करी जाएगी केवल आनंद की प्राप्ति के लिए। इसी में ही दूसरे विचारक आते हैं जो कि है शिलर। शिलर कहते हैं कविता का एकमात्र जो उद्देश्य है वो आनंद की प्राप्ति है, क्योंकि मानव सुख से अधिक उदात्त और गंभीर समस्या कोई है नहीं, कि मानव को खुश रखने से बड़ी समस्या क्या है दूसरी कोई है ही नहीं। तो इसी समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या है लोगों को लिखना चाहिए, तो इसीलिए वो काव्य लिखते हैं। तीसरे जो विद्वान है श्विनबर्ग, उनका कहना है कला का जो मूल्यांकन हम करते हैं
वो नैतिकता के आधार पर नहीं होना चाहिए। ये लोग जो कहते हैं ना कि लोक मंगलवादी की नैतिकता, लोगों की बात करी जाए, उनके भले की बात होनी चाहिए, इसकी ये कहते हैं कि नहीं, इसके आधार पर कविता अच्छी है या बुरी है आप तय नहीं कर सकते। क्योंकि जो कवि हैं, जैसे वर्जिल कवि और ड्राइडन जैसे जो कवि हैं, जो राजाओं की, जो निरंकुश राजाओं की परिस्थितियों के ऊपर लिख रहे थे, उनकी कविताओं को उनके फिर उनकी कविताओं के साथ हम लोग न्याय नहीं कर पाएँगे। जो कि इनके लिए राजाओं के लिए लिख रहे थे, उनकी कविताओं से किसी समाज का भला नहीं हो रहा था। परंतु ये जो कविताएँ कर रहे थे, इसकी भी अपनी एक विधा है, ये इसका भी अपना एक महत्व है, इसको हम नहीं नकार सकते। इसलिए ये कहना कि कविता का जो उद्देश्य है केवल लोक मंगलकारी हित में है, ये नहीं मानते। तो इसलिए उन्होंने इस चीज़ को बताया कि हम कला का जो मूल्यांकन है नैतिकता के आधार पर नहीं कर सकते। 2 कवियों का इन्होंने यहाँ पर एग्ज़ाम्पल देकर के इस चीज़ को बताया। डॉक्टर ब्रैडले इनकी इसी बातों को और आगे बढ़ा करके क्या कहते हैं कि आप देख पाएँगे, इसी जो बात हमने करी है उसी को समर्थन करते हुए कि काव्य स्वाद अपना लक्ष्य स्वयं है। यानी कि कविता का जो लक्ष्य है वो खुद ब खुद निर्धारित है कि उसे क्या करना है। तो उसे इस लोक मंगलवादी में डालना कि लोगों के लिए लिखा जाए, ज़रूरत नहीं है। कविता क्या है, उसका खुद ही अपना एक स्वयं का उद्देश्य है, जो कि क्या है, आनंद की प्राप्ति करना। ये तो बात हो गई आनंदवादी विचारकों की। तीसरे प्रकार के विद्वान जो कहते हैं समन्वयवादी, यानी कि मध्य मार्ग को अपनाने वाले, वो कहते हैं कि ये भी ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले कौन आते हैं, अरस्तु। अरस्तु कहते हैं कि आनंद, पता है कविता के माध्यम से आनंद की प्राप्ति हमें करनी चाहिए, परंतु वो आनंद क्या है, नीति सापेक्ष हो। आनंद की प्राप्ति इसके आधार पर हो कि इसमें नीति भी आए। अनैतिकता के आधार पर क्या है, आनंद की प्राप्ति कविता का उद्देश्य कभी नहीं होना चाहिए। तो ये तो था अरस्तु का कहना कि आनंद नीति सापेक्ष हो। दूसरे जो विद्वान है वो यहाँ पर है ड्राइडन। तो उनका क्या कहना है, वो कहते हैं मधुर रीति से शिक्षा देना, कि शिक्षाप्रद भी आ गई और उसमें मधुरता भी आ गई, यानी आनंद भी आएगा उसे ग्रहण करने में। तो ये दोनों चीज़ों का क्या है, सम्मिश्रण आ रहा है। ऊपर भी यही बात थी, यहाँ भी यही बात है, और हॉरेस भी आकर के यही बात कहते हैं कि आनंद प्लस उपयोगिता, ये दोनों ही क्या है, कविता के उद्देश्य है। अगले विचारक है कॉलरिज। कॉलरिज कहते हैं कि नीति का उपदेश देना पाठकों को, ये तो एक उद्देश्य है, मान लिया कि लोगों को क्या है, उपदेश देना ये उद्देश्य है, परंतु इस उपदेश को पहुंचाने से पहले ये आवश्यक है कि उससे लोगों को क्या है, आनंद की प्राप्ति हो। प्रथम माध्यम रहेगा आनंद, उसके बाद जो दूसरा है वो जाएगा उपदेश, क्योंकि आनंद इम्पॉर्टेंट है, उसके बिना उपदेश भी किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो इन्होंने इसे चरणबद्ध तरीके से बद्ध कर दिया कि प्रथम माध्यम आनंद है, दूसरा उपदेश। अगले जो विचारक है, काफ़ी महत्वपूर्ण विचारक है, मैथ्यू अर्नाल्ड। इनका कहना था कि नैतिकता के प्रति विरोध करना, कि कविता में नैतिकता नहीं आना चाहिए, इसका विरोध करना एक तरीके से जीवन का विरोध करना है। अगर आप कविता में इन चीज़ों को, इसका विरोध कर रहे हैं नैतिकता का, तो इसका मतलब ये है आप जीवन का भी विरोध कर रहे हैं। तो जीवन और नैतिकता में कोई अंतर नहीं है, जीवन के साथ साथ क्या है, नैतिकता का महत्व है। पहले तो ये इस बात को स्थापित करते हैं, और यहीं पर ही दूसरी बात कहते हैं कि आज नैतिकता को और सदाचार को एक तरीके से रूढ़ी मान लिया गया है, कि अगर हम इन नैतिकता और सदाचार देखते हैं तो क्या है, ये एक पारंपरिक सोच है, ये सब अब आज के ज़माने में नहीं चलता, लोग ये मानते हैं। असल में इस नैतिकता का विरोध करना, इससे जो समस्या उत्पन्न होती है, रूढ़ी ये चीज़ है, बजाय ये जो नैतिकता है और सदाचार है, ये रूढ़ी नहीं है और ना ही ये पुरानी चीज़ें हुई है। ये आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, किन चीज़ों के लिए, समाज के लिए, क्या, ताकि समाज का जो विकास होता है वो इन्हीं नैतिक मूल्यों के आधार पर होता है, ये मैथ्यू अर्नाल्ड कहते हैं। और इसी के साथ साथ वो ये बात भी कहते हैं कि नैतिकता के साथ साथ वो जो आनंद की जो बात हमने यहाँ पर करी, इसको भी आवश्यक मानते हैं कि इसका भी जो पुट है कविता के अंदर आना चाहिए। कविता के अंदर बिना इस आनंद के बात नहीं बनेगी, पर यह भी महत्वपूर्ण है। तो बात लगभग इनकी भी सेम ही रही ऊपर की तरह, बस इन्होंने इन बातों को थोड़ा और अच्छे से एलोबरेट किया और अच्छे से बताया हमें। अगले जो महत्वपूर्ण विचारक हैं वो जो है रिचर्ड्स कहते हैं कि कला केवल कला के लिए नहीं है, कला के अंदर हमें नैतिकता और आनंद दोनों के रूप को सम्मिलित करके चलना पड़ेगा। किसी भी एक को हम क्या है, ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सकते, उसे काव्य का प्रयोजन या उद्देश्य हम नहीं मान सकते। तो दोस्तों ये थी पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अनुसार काव्य प्रयोजन।
आपको मैंने भारतीय काव्य शास्त्र में भी बताया था कि वहाँ पर भी 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चल रही थी। पहला जो था आनंद, दूसरा था कांता सम्मित उपदेश। यहाँ पर भी इन्हीं दोनों चीज़ों की लड़ाई है। आप देख पा रहे होंगे कि दोनों में समानता दिख रही है। और आपने वहाँ पर ये भी देखा था कि आनंद और उपदेश से पहले 4 प्रकार के पुरुषार्थ थे, उसे भी काव्य का प्रयोजन भारतीय काव्य शास्त्र में माना गया। तो कुल मिलाकर के अब जो प्रयोजन है यानी काव्य का जो उद्देश्य क्या रहता है, आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। अगर अब भी कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर ये जो भारतीय काव्य शास्त्र की जो किताब है डॉक्टर सत्यदेव चौधरी की, आप इसमें से पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने जो वीडियोस बनाई है सारी इसी में से देख करके बनाई है। तो वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ये चैनल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो अगर काम की लगे तो। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक और काव्य शास्त्र की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।